वाजपेयी, उनका स्वागत करेंगे डॉक्टर अंजना पांडे जी। लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी एक ऐसा नाम है जो हर विधा में जिनका बहुत बड़ा काम है। तालियों में जोश खत्म नहीं होना चाहिए। ललित मोहन जोशी जी सम्मान स्वरूप भेंट कर रहे हैं डॉक्टर लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी को ये पौधा। इसके साथ पत्तियां भी हैं, हरा गुलाबी रंग मिलकर। थैला बाद में मिलेगा, बिल्कुल हमने व्यवस्था कर रखी है, भले ही छोटा हो ले जाना आपको ही पड़ेगा। अब मैं उस शख्सियत को बुलाना चाहता हूं, उनकी स्मरणित शक्ति लाजवाब है साहब। अद्भुत उनकी प्रस्तुति है, अद्भुत रचना संसार है, अद्भुत अनुभव है, अद्भुत वो बोलने की ऐसी लगन है उनमें जो विषय से कभी नहीं हटते। मेरा आशा डॉक्टर लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी से आए, वो आए और अपना वक्तव्य पुस्तक के बारे में अपने विचार हमारे सामने रखें। डॉक्टर लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी। आज के अध्यक्ष हमारे आदरणीय बड़े भाई डॉक्टर अब्दुल बिस्मिल्लाह जी, राणा जी और चारू तिवारी जी, रमेश कांडपाल जी, महेंद्र शर्मा जी, नमिता राकेश जी, हरिसुमन बिष्ट जी और हमारे आज के दूल्हे मियाँ, आज के हमारे उत्सव के केंद्र त्रिभुवन बिष्ट जी और यहाँ बैठे आप सब। पहले तो मैं, चूंकि यहाँ पर पंकज बिष्ट जी जरूर चले गए हैं, फिर भी हरिसुमन बिष्ट जी हैं और त्रिभुवन बिष्ट जी और आप सब लोग भी हैं जो जिनका पहाड़ों से बहुत संबंध है, इसलिए मैं आपसे ये साझा करना चाहूंगा कि हमले 10 महीना मार रही छा जी। 87 से 88 के बीच में वहां था और आपको जान के मुझे भी अच्छा लगता है कि जो आपका उत्तराखंड बना है, पूरे वर्ष कोई भी ऐसा बैनर, ऐसा पोस्टर, ऐसा जुलूस जलसा नहीं था जिसमें कहीं ना कहीं मेरे शेर का इस्तेमाल ना किया गया। तो आपके उत्तराखंड के की जो इमारत है उसमें एक ईंट कहीं नींव में हमारी भी थोड़ी बहुत लगी है। और सच्ची बात यह है कि जब मेरा ट्रांसफर हुआ बीकानेर से वहां पर, तो हमारे दिमाग में बहुत सारा जहर भरा गया। उतना नहीं जितना आजकल एक धर्म विशेष या धर्म विशेष के लोगों के प्रति क्विंटलों में भरा जा रहा, उतना तो नहीं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जहर भरा गया कि वहां तो पहाड़ मैदान बहुत होता है, बड़ा ऐसा वैसा। तो वहां के कुछ लोग, वहां भी ऐसा होता है, तो पहले से भी कहा गया था, लेकिन मुझे कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ। पहाड़ ने मुझे इतना प्यार दिया, इतना सम्मान दिया, जो मेरे लिए जिंदगी भर की एक पूंजी है। और सच बात तो ये है कि मैं वहां, मेरे पास एक मोपेड थी, तो मैं अल्मोड़ा उसको लेके, अब कहाँ ले जाता, ट्रांसफर हो गया तो साथ चली गई। तो वो मुझे लगता है अल्मोड़ा के इतिहास की वो पहली मोपेड होगी। एक अजूबा, लोगों को लगता था अरे ये कहाँ से, और इत्तफाकन वो एक दिन खो गई। अब खो गई तो खो गई। तो सुबह जब मैं निकला ऑफिस जाने के लिए तो नहीं थी। मैंने कोई बात नहीं, मैं ऑफिस चला गया, कोई लेना ना, मैं मुझे कंप्लेंट, गई तो गई, अब ठीक है। लेकिन वो खबर फैल गई और पूरा पहाड़ जो है, मतलब अल्मोड़ा जो है ना, जैसे जुट गया हो। और 1 घंटे बाद, कोई 1.5 घंटे बाद एसडीएम साहब का फोन आता है, वाजपेयी जी आपकी मोपेड वहां मिल गई है। आप सोचिए 1-1.5 घंटे के अंदर ऐसा चमत्कार। मैंने किसी को ना कहा, ना कुछ किया, वहीं से एकदम से खबर। तो इतना, और बड़े अजीब से, बहुत अच्छे मतलब बड़े मीठे मुझे यादें उसकी हैं पहाड़ की। तो बहरहाल इसलिए, और जब मुझे नमिता जी ने कहा था, संयोग ये था, मैंने इतने सारे इसमें भूमिकाएं फ्लैप लिखी कि मेरा अपना काम इतना रुक जाता। मेरा काम भी, खाली कविता ने बहुत तरह के काम है उसमें, यूनिवर्सिटी का भी, मीडिया का भी, ये भी वो भी। तो मैंने एक तरह से टालने की कोशिश की थी, सच बात है। हमें नमिता जी ने लेकिन मुझे फिर दोबारा फ़ोन किया और लेकिन जब त्रिभुवन जी ने मुझसे फ़ोन पे बात की, तो फिर इन्होंने जिस तरह बात की, उसके बाद मैं इनका वो टाल नहीं सका। एक आज खुशी में ये भी जाहिर करना चाहूँगा कि डॉक्टर अब्दुल बिस्मिल्लाह जी की अध्यक्षता हो रही है और मैं यहाँ साथ बैठा हूँ। इनका मेरे जीवन में बड़ा ऐतिहासिक महत्व है, जो शायद डॉक्टर साहब को भी नहीं पता होगा। संबंध तुम्हारे बहुत 30 साल से हैं, जो नहीं पता होगा वो ये है कि जिन दिनों जब मैंने कविता लिखना शुरू किया, तो मैं शुरू से छंदबद्ध कविता के उसमें था।
और कविताएं जब धर्मयुग वगैरह में जो छपती थी छंद मुक्त कविताएं, तो मुझे यही लगता था कि शायद ये छंद मुक्त कविता की एक शर्त है कि उसे समझ में नहीं आनी चाहिए, क्योंकि जो कविताएं छपती थी वो मेरे पल्ले नहीं पड़ती थी, सर के ऊपर से निकल जाती थी। मेरा सौभाग्य ये है कि मुझे लाइब्रेरी में मुझे डॉक्टर अब्दुल बिस्मिल्लाह का एक कविता संग्रह मिला, बी करीमन और हाँ वली मोहम्मद और करीमन बी की कविताएं। और उस संग्रह को पढ़ने के बाद मुझे लगा कि नहीं, वो जो है ये असली जो कविता है छंदमुक्त कविता, ऐसी संवेदनशील कविताएं उसने मेरी तरह एक सच कहें तो मुझे कई दफे जैसे विचार भी आते थे कि मैं छंदमुक्त कविता, हर चीज नहीं गजल में कही जा सकती, हर चीज गीत में नहीं कही जा सकती, आते भी थे तो मुझे लगता था जैसे मैं उस छंदबद्ध बनाने में जो प्रसव पीड़ा शायद मैं उससे बचना चाहता हूं, तो मैं उसको लेकिन उसके बाद से मैंने छंदमुक्त कविताएं लिखनी शुरू की और फिर वो सिलसिला निरंतर जो है चलता। तो ये डॉक्टर अब्दुल बिस्मिल्लाह की देन है जो मैं छंदमुक्त कविताएं भी लिखता हूं। लेकिन मैं एक बात ये कहूंगा आपसे कि जब भी कविता संग्रह आते रहते हैं और मेरे लिए भी करीब करीब रोज का कारोबार है, और वो कल वाली भी ले आया हूं मैं जो कल जिस पे बोलना है, तो हमेशा हम जो खास बात है वो हमें जो मैं देखता हूं वो वही होता है कि कविता संग्रह में कवि की सरोकार क्या है, उसकी चिंताएं क्या है, उसका चिंतन क्या है, वो किस तरह का समाज बनाना चाहता है, वो किस तरह का देश बनाना चाहता है, कैसी दुनिया वो बनाना चाहता है, ये बुनियादी बात है। और वही एक बहुत बड़ी परख होती है। दो पक्ष कविता के हमेशा होते हैं, एक उसका जो विचार पक्ष है, जो उसका कंटेंट है, जो कथ्य है, और दूसरा उसका शिल्प का पक्ष है कि जो कविता की जिस तरह वो रची गई है, जिस तरह उसकी बुनावट है, वो छंदबद्ध भी हो सकती है, छंद मुक्त भी हो सकती है। छंद से कविता होने का कोई संबंध नहीं है। एक सिर्फ गजल के में लिखी जाए और फिर कविता हो सकता है उसमें न हो, गीत में लिखी जाए कविता न हो, और छंदमुक्त है तो उसमें पूरी भरपूर कविता हो सकती है, क्योंकि कविता उस की संवेदना से कविता बनती है, जो इंटेंसिटी ऑफ थॉट है उससे कविता बनती है। तो मैं एक तो पहले मैं ये चाहता हूं कि चूंकि मैंने जैसे मैंने कहा मेरी आयुर्वेदिक पद्धति, तो 3 बार मैंने इस संग्रह को पढ़ा है, तो उसका कुछ लाभ मैं आपको भी दूं। तो 2-3 कविताएं मैं त्रिभुवन जी की वो मैं आपसे साझा करना चाहूँ, क्योंकि आप सब बैठे हैं तो आपने तो किताब पढ़ी नहीं है, तो अब तक तो आपके लिए तो वो आप भी थोड़ा जुड़ पाए। परिचय देखिए, ये भी मैंने है कि कविताएं सहज हो, सरल हो और संप्रेषित हो। जो कविता हम पढ़ें या सुने वो सीधे पाठक तक या श्रोता तक पहुंच जाए, ये उसकी सबसे बड़ी शर्त है। आपने अब उसमें बहुत ज्यादा कलात्मकता हो, बहुत ज्यादा वाकजाल हो, बहुत ज्यादा शब्दों का पराक्रम हो, शब्दों का एक चक्रव्यूह रचा जाए, तो और वो पहुंचे नहीं तो फिर क्या फायदा। तो वो अब आप देखिएगा, परिचय कविता है, कितनी आसानी से कितनी बड़ी बात कैसे कही जाती है। ढेर सारे मकान, ढेर सारे आदमी, ढेरों गाड़ियां, कुछ पेड़, थोड़ी जमीन, उम्र लंबी, जिंदगी छोटी, घर, ऑफिस, घर मेरे शहर का परिचय है। छोटे मकान, विशाल हृदय, खुली जमीन, पग पग पौधे पेड़, पंछी, उड़ान, खुला आसमान, महक हवा की श्वास श्वास, स्वयं के होने का एहसास मेरे गांव का परिचय है। अब याद करिए, पूरी ज्योमेट्री में आप एक प्रमेय हल करते थे, तो पूरी प्रमेय हल करके बता दिया कि गांव की सभ्यता क्या है, शहर की सभ्यता क्या है। बहुत सारी मैंने बहुत मार करके रखी, उतना तो नहीं, लेकिन एक कविता मैं आपको और साझा करना चाहूंगा, और ये भी उसी तरह कविताएं। और कुछ कविताएं ऐसी हैं, सच में क्या होता है कि जो लोग, मैं एक बात ये भी कहूं, मैं चूंकि त्रिभुवन जी शायद वो कवि सम्मेलन वगैरह में से सक्रिय नहीं है, लेकिन मतलब बहुत सारे लोग होते हैं जो अपने व्यवसाय में इतना ज्यादा वो रचे बसे हैं कि कविता को उस तरह से समय नहीं दे पाते, और कविता की दुनिया से यूं कहें कि उस तरह से नहीं जुड़े हो पाते। जैसे मान लीजिए मैं जुड़ा हूं, या महेंद्र जी जुड़े हैं, या अपने बिस्मिल्लाह साहब जुड़े हैं, या बिष्ट जी कहानी से उस तरह से जुड़े हैं, तो उनको एक हमेशा एक संकोच रहता है कि पता नहीं मेरी कविताएं
जो 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 तथाकथित साहित्य का संसार है, जिसको हम मेन स्ट्रीम मुख्य धारा कहते हैं, उससे हम क्या अलग थलग तो नहीं है, लेकिन ये संकोच स्वाभाविक है। फिर भी मैं कहता हूं कि ऐसी कुछ कविताएं हैं त्रिभुवन जी की जो बाकायदा मुकम्मल कविताएं हैं, जिनको आप कहीं भी, आप चाहे तो टेक्स्ट बुक में रख दीजिए, या जो भी मुख्य धारा के या बड़े से बड़े नाम हैं, क्योंकि कविता में, कला में, संगीत में इसमें नाम वाम नहीं चलते, वो इसमें वरिष्ठता नहीं होती। कोई एक ऐसा गायक हो सकता है, कोई ऐसा कवि हो सकता है जो बड़े तमाम सारे उसको उससे बढ़ के कविता रच दे। तो बहुत सारी इसमें कविताएं, एक कविता में और साझा करता हूं, आदमी होना। एक आदमी पैदल चलता है, एक कार से चलता है, एक हवाई जहाज में चलता है। जिस दिन ये 3 आदमी एक आदमी हो जाएगा, उस दिन, अब क्या उस दिन का भी सस्पेंस है भी। एक सड़क दूर गांव को जाती है, एक सड़क बड़े शहर को जाती है। जिस दिन इन दोनों सड़कों पर आवाजाही बढ़ जाएगी, उस दिन एक आदमी छोटे रेस्तरां में, एक 5 स्टार होटल में जाता है। जिस दिन एक ही आदमी दोनों जगह जाने लगेगा, एक आदमी सरकारी अस्पताल में, एक बड़े प्राइवेट अस्पताल में। जिस दिन इन सभी में सुविधाएं एक सी हो जाएंगी, उस दिन एक छात्र प्राथमिक विद्यालय में, एक कॉन्वेंट स्कूल में। जिस दिन दोनों स्कूल एक तीसरे तल पर होंगे, उस दिन आदमी जानवर के समान होगा। अब ये व्यंजना बड़ी अटपटी सी लग सकती है, जानवर को हम गाली के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहां ये कुछ और कहना चाहते हैं। ये भी एक कवि कैसे शब्दों को बरते, कैसे नई चीजें लेकर के आए, ये भी एक कवि की, एक अच्छे कवि की पहचान होती है। जानवर समान इसलिए कि सब एक जैसे ही होते हैं, वहां तो आपने नहीं देखा होगा वर्गीकरण। आदमी जानवर के समान होगा, पर इस व्यवस्था से बेहतर होगा। किसी भी जानवर को अलग से संसाधन, अलग सी सुविधा नहीं है। खुला आकाश है, खुली जमीन है, पर्वत, नदियां, सागर, हवा, पानी, सब सबका है। सच बताओ, आदमी भी क्या आदमी होना है? अब आप जानवर में, कुत्तों में फर्क देख सकते हैं कि कोई कार में चलता है और कोई वो है, लेकिन वो आदमी नहीं फर्क बनाया है। जानवरों की दुनिया में अपना फर्क नहीं है। तो बहरहाल, तो बहुत सारी बातें कही जा चुकी। मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि ये जो कविताएं हैं, इसमें बहुत जगह पे जो कविता में मैंने कहा एक शिल्प की बात होती है, तो इन्होंने बहुत सारे नए जो है संकेत, नए बिंब लिए हैं, नई उपमाएं ली हैं। वो भी वहाँ भी एक जो कला पक्ष है बहुत अच्छा है। और प्रेम कविताओं में मैंने उदाहरण भी लिया, अपनी भूमिका में उदाहरण भी दिया है। प्रेम कविताओं में वही मतलब घिसी पिटी चीजें नहीं है, उसमें नई नई बातें, नए जो है कविता के नए नए बिंब, और प्रेम में भी तो उस तरह का इन्होंने प्रयोग किया है। लगातार 5 घंटे की ड्राइव और थकान, जरा भी पास नहीं आना चाहती, किसी से मिलने का असर इस कदर भी होता है। तो प्रेम में वो थकान नहीं है। तो अब ये बिल्कुल एक अलग तरह का एक बिंब, अलग तरह की बात इन्होंने प्रेम कविताओं में, इस तरह के कुछ प्रेम कविताओं में बिल्कुल अलग। एक तो प्रेम कविताओं का होना ही एक संग्रह में एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमारे समाज में ही प्रेम नहीं है। हमारे एक ज़माने में प्रेम देवदास वाला होता था, आजकल वो छपाक वाला होता है, जिसमें हमारे पराक्रमी प्रेमी तेजाब डालते हैं। तो जब समाज में प्रेम नहीं तो कविता में कहाँ से आएगा? तो बहुत अच्छी प्रेम कविताएं हैं, पूरा खंड है, बधाई देता हूँ इस बात के लिए। और उसमें नए नए प्रयोग भी हैं, घिसी पिटी चीज़ों से हट के। घिसी पिटी चीज़ें तो आपको मुशायरे में और कवि सम्मेलनों में वो माफ़ी के साथ कवित्रियाँ, कवि दोनों ही, वो तेरी बाहों में मर जाऊं टाइप की वो चलता है। लेकिन यहाँ ये कविताएं अच्छी हैं, और प्रेम है तो सच्चा प्रेम है, समर्पण है, आस्था, विश्वास, तो ये सारी बातें हैं। लेकिन एक चीज़ मैं बस ये कहना चाहता था, क्योंकि इनका दूसरा, अगर पहला होता तो मैं नहीं कहता, क्योंकि पहले संग्रह का हमेशा स्वागत होना चाहिए, बधाई देनी चाहिए। एक व्यक्ति कविता की दुनिया में आया है तो बस ठीक है, एक दफ़े जब रास्ता चलता है, धीरे धीरे सारी चीज़ें अपने आप होती चलती हैं। लेकिन एक जो इनका पक्ष है गज़ल के साए, मतलब इनका रुझान है कि ये गज़ल में इनकी रुचि है और ये गज़ल कहना चाहते हैं, तो ये अच्छी बात है। लेकिन अब गज़ल के साथ वही मसला है कि वो गज़ल बड़ी थोड़ी नखरीली सी एक विधा है, और वो बहुत सारे मतलब उसके लिए थोड़ा भुजंगासन और ये सब करने पड़ते हैं।
तो वो मैं उदाहरण दे के बताता हूँ। नमिता जी ने उसको पढ़ा भी था, उनको पसंद, जो अपने पसंद की चीज़ों में, जैसे यूं तो हारना हारते रहना मेरा मुकद्दर है, मैं रेत के ढेर में दरिया ढूंढता हूं अब भी। ठीक, अगर हम इसको यूं कर लें, हारना हारते रहना मेरा मुकद्दर है, रेत के ढेर में दरिया की है तलाश मुझे, तो ये शेर जैसा बन जाएगा, उसकी रिदम थोड़ी और ज्यादा प्रभावशाली बन जाएगी। तो ये बात है शिल्प वाली। और शिल्प ऐसी चीज है जो ईश्वर प्रदत्त नहीं है। शिल्प का काम वही है जैसे कोई दर्जी कपड़ा कमीज सिलता है, अब एक उसमें कॉलर छोटा हो जाए, बड़ा हो जाए, जिसको हम सुधार सकते हैं, और या फर्नीचर बनता है, बहुत तरह के काम होते हैं। और उसका उदाहरण, मेरी सबसे अच्छा उदाहरण तो मेरी श्रीमती जी हैं, जिन्होंने छंद मुक्त कविता ही लिखी, संग्रह सब कुछ आ गया, गजल से कोई दूर दूर का वास्ता नहीं था। और वो, मैं जम्मू कश्मीर पोस्टेड था, वो वहां गई, उनके सम्मान में गोष्ठी हुई, और उसमें 40 गजल वाले, हमारे रहबर साहब उसमें जो अपने खुशबू में बसे खत वाले, उनकी राजेंद्र नाथ रहबर जी की अध्यक्षता में वो गोष्ठी, सारे 40 वाले, एकमात्र बेचारी वो थी। उनको भी लगा कि नहीं, मुझे भी गजल लिखनी चाहिए। अभी वो 22 फरवरी को शायद 11वीं बार गालिब एकेडमी में गजलें सुनाएंगे, मतलब वो मुशायरों में भर जाते हैं, तो कोई मुश्किल काम नहीं है। तो मैं सिर्फ, मेरा मशवरा ये है बहुत प्यार से कि आपको गजल में भी आना चाहिए। थॉट के, जैसे मैंने कहा ना, कंटेंट है, उसमें विचार है, एक अच्छा है, उसको सिर्फ अगर उसकी प्रस्तुति थोड़ा बढ़ जाए, अच्छी हो जाए, मीटर वीटर का थोड़ा, बहर का थोड़ा लिहाज हो जाए, तो बहुत अच्छा बन जाएगा। बहुत अच्छे अच्छे इसमें मशवरे हैं, बहुत अच्छे अच्छे सुझाव हैं। और कविता संग्रह का मतलब क्या है, कविताओं का मतलब क्या है कि कविता पढ़ने के बाद किसी व्यक्ति को थोड़ी सी प्रेरणा मिल जाए, कहीं कोई अगर वो अवसाद में है, डिप्रेशन में है, तो उसको कोई हौसला मिल जाए, हिम्मत मिल जाए, ताकत मिल जाए, कोई मोटिवेशन मिल जाए। वो मोटिवेशन इसमें भर भर के है। और मैं बताया ना कि बहुत सारा समय सीमित है, वरना मैं उस तरह के, मैंने 6-7 कविताओं पर वो लगा रखा था फ्लैग, जिसको सुनाने का मन करता है। तो उस तरह की कविताएं हैं, जैसे वो नमिता जी ने उसका उदाहरण दिया, तो मैंने शुरुआत वहीं से की है। और सिर्फ 2 लाइनें, सिर्फ 2 लाइन, लेकिन देखिए ये कहते हैं ना कि कुछ ऐसा करें, कुछ वैसा करें, मगर कुछ करें। जिंदा और मुर्दा का फर्क जरूरी है, हमारे होने न होने का फर्क जरूरी है। और मैंने कहा है, ये सबसे बड़ी देश की और दुनिया की प्रॉब्लम है। ईश्वर ने हमें इतना कुछ दे के भेजा है, और हम अब पूरी जिंदगी 90 साल 100 साल तक जी ले, और 1% दिमाग का भी इस्तेमाल नहीं करते। हमारा 99% दिमाग या तो चिता में जल जाता है या दफन हो जाता है कब्र में, हम इस्तेमाल ही नहीं करते। करें तो बहुत कुछ हो सकता है। ये मसला ऐसा है, जैसे है ना, अपूर्वो कोशो अयम विद्यते तो भारती, और व्यय कृते वर्धताम, कैसे इस तरह का कुछ है कि व्यय करने से बढ़ता है, और लघुत्तम याति संचयात, इस तरह का कुछ है। तो ये वही वाली बात, दिमाग को जितना खर्च करेंगे, और अभी जो दौर है वो तो इतना भयानक है। ये व्हाट्सएप जैसी विश्व की, भारत दुनिया के इतिहास का सबसे बेहतरीन माध्यम हमें मिला, और हमने उसकी भारतीय इतना छीछा लेदर कर दी, और उसी ने हमको सबको, जैसे करोड़ों लोग तो यही भूल गए कि ईश्वर ने उनको एक दिमाग दिया है, उसको वो सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, निःशुल्क 24 घंटे। लेकिन कुछ भी आया सनसनीखेज, फॉरवर्ड, ये वो, दिमाग चलाना ही बंद कर दिया लोगों ने। तो ये मैंने बताया ना कि 2 लाइन में इतनी बड़ी बात त्रिभुवन जी कह देते हैं। बहुत सारे ऐसे कविताएं हैं जो बहुत आपको इंस्पायर करती हैं, मोटिवेट करती हैं। और यही साहित्य का काम, यही है, कविता का काम यही है। मेरी कामना ये है कि आप बहुत गंभीरता के साथ, बड़े समर्पण के साथ कविता की दुनिया में पूरी तरह से आइए, और अब जो संग्रह बने उसमें छंद मुक्त कविताएं अलग हों, गजलों का एक संग्रह अलग हो, और हम तीसरे संग्रह को मिलकर इसी तरह सेलिब्रेट करें। बहुत बहुत धन्यवाद।